कहानियों का ऐसा है कि अंडरडॉग हमेशा दर्शकों का फेवरेट होता है। विज्ञान की दुनिया में ऐसा ही एक किरदार है जिसका नाम है निकोला टेस्ला। फैंस के लिए टेस्ला हमेशा हीरो थे, हैं, रहेंगे। कम संसाधन में बड़ा काम करने वाले, दुनिया बदल देने वाले हीरो। लेकिन इस हीरो के सामने एक विलन है जो अपनी चालाकी से हर समय हीरो को नीचे खींचने की कोशिश करता है। टेस्ला की कहानी में ये किरदार थॉमस एडिसन निभाते हैं। टेस्ला एसी करंट की खोज करते हैं तो एडिसन हाथियों को करंट लगाकर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। कहते हैं टेस्ला का करंट जानलेवा है। हीरो हार जाता है लेकिन हार मानता नहीं। उसकी मौत के बाद दुनिया को उसकी कीमत का एहसास होता है। टेस्ला का एक भक्त उसके नाम से एक कंपनी बनाता है और एक दिन ये कंपनी एडिसन की कंपनी को पीछे भी छोड़ती है। मिथकों के रूप में सुनाई जाने वाली ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी। आज आपको टेस्ला से जुड़ी एक दूसरी कहानी सुनाएंगे जिसके बाद आपको पता चलेगा कि टेस्ला की कहानी में एडिसन सिर्फ लेवल 1 के विलन है, फाइनल बॉस तो कोई और ही था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत एक फट्टे से, वही फट्टा जिसे लेकर आशिक सालों से आंदोलनरत हैं कि अगर रोज ने थोड़ा एडजस्ट किया होता तो जैक बेचारा बच जाता। फट्टे में कितनी जगह थी ये बहस चाहे जितनी लंबी चले, सच ये है कि जैक बेचारा नहीं बच पाया। पानी में था, रोज फट्टे पे थी, रोज बची। जैक की कुर्बानी तो हम सबको याद है, लेकिन रोज को बचाने का श्रेय एक और शख्स को जाता है। इस शख्स का नाम था गुइलेल्मो मार्कोनी। वही मार्कोनी जिसके बारे में बचपन से हमने पढ़ा था कि उसने रेडियो की खोज की थी। टाइटैनिक में मार्कोनी की कंपनी के रेडियो उपकरण लगे थे। आइसबर्ग से टकराते ही इन रेडियो उपकरणों से मदद का संदेश प्रसारित किया। किस्मत अच्छी थी कि कार्पेथिया नाम का एक जहाज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर था। जहाज ने संदेश देखे और टाइटैनिक की मदद को पहुंचा। कुछ इस तरह तकरीबन 700 लोगों की जान बची भी। इत्तेफाक की बात यह है कि मार्कोनी खुद भी टाइटैनिक पर सवार होने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। 700 लोगों की जान बचाने वाले उपकरण की खोज के लिए मार्कोनी को खूब दुआएं मिली, लेकिन अगर मार्कोनी भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते तो इन दुआओं का एक हिस्सा किसी और को भी मिल जाता। किसको, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत होती है साल 1888 में। निकोला टेस्ला के लिए साल काफी अच्छा था क्योंकि इस साल टेस्ला ने कई नए आविष्कारों का पेटेंट हासिल किया, मसलन इंडक्शन मोटर और आर्क लाइट। इस समय तक एडिसन और टेस्ला का रास्ता अलग अलग हो चुका था। एडिसन की राह डीसी वाली थी, डायरेक्ट करंट, तो टेस्ला की राह एसी अल्टरनेट करंट। एडिसन के तमाम तिकड़े में भिड़ाने के बाद भी जीत एसी की होनी थी, हुई भी। लिहाजा जीता कौन? टेस्ला। लेकिन जो जीत जाए वो अंडरडॉग कैसे होगा फिर? टेस्ला ने अपने पेटेंट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस नाम के उद्योगपति को बेच दिए, या कहें किराए पे दिए। बदले में टेस्ला को वेस्टिंगहाउस की कंपनी में $60,000 के स्टॉक और रॉयल्टी मिली। रॉयल्टी का हिसाब यूं था कि कंपनी जितनी ज्यादा बिजली बेचती टेस्ला को उतना अधिक पैसा मिलता। सब कुछ तय होने के बाद वेस्टिंगहाउस कंपनी एसी वाली बिजली बेचने लगी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एडिसन एक बार फिर टांग अड़ाने पहुंचे। एडिसन की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने वेस्टिंगहाउस कंपनी पर केस कर दिया, सू किया उन्हें। केस के चक्कर में जब खर्चा बहुत बढ़ गया, वेस्टिंगहाउस भागे भागे टेस्ला के पास पहुंचे और उनसे गुजारिश की कि वो अपनी रॉयल्टी छोड़ दें और पेटेंट भी मुफ्त में कंपनी को दे दें ताकि खर्चा बच सके। वेस्टिंगहाउस ने मुसीबत के वक्त टेस्ला की मदद की थी, लिहाजा टेस्ला ने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और करोड़ों की रॉयल्टी छोड़कर वो चलते बने। गद्दारी नहीं की उन्होंने दोस्त के साथ। बिजली की लड़ाई यहीं खत्म हुई। हालांकि चूंकि टेस्ला का दिमाग ही खुद बिजली था, इसलिए वो नई खोज, नए आविष्कारों में जुट गए। साल 1897 में टेस्ला ने एक और जबरदस्त चीज का पेटेंट फाइल कर दिया। इस आविष्कार का नाम था टेस्ला कॉइल। ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर था जिसमें एक लोहे के कोर के आसपास लैमिनेटेड तांबे के तार के 2 कॉइल लगे होते थे। इस कॉइल में हाई वोल्टेज ऊर्जा पैदा होती थी, लिहाजा टेस्ला ने इसका इस्तेमाल रेडियो कम्युनिकेशन के लिए करने की ठानी। साल 1899 में एक परीक्षण के दौरान उन्होंने बिना तार हवा में कुछ दूरी पर बल्ब जला भी दिए। टेस्ला को विश्वास हो गया कि इस तकनीक के जरिए वो न सिर्फ हवा में संदेश भेज सकते हैं बल्कि लंबी दूरी तक बिना तार बिजली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सपने को अमली जामा पहनाने के लिए और बड़े स्तर पर परीक्षण की जरूरत थी, लेकिन टेस्ला सफल होते इससे पहले ही एक और विलन उनकी जिंदगी में आकर खड़ा हुआ। ये शख्स कौन था उसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1888, इस साल जर्मन वैज्ञानिक हाइनरिक हर्ट्ज ने एक प्रयोग के जरिए प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल
कर सकती हैं। हर्ट्ज सुन के आपको आइडिया लग गया होगा कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट इनके नाम पे आई। इस खोज के साथ ही दुनिया भर में वैज्ञानिकों के बीच नई होड़ शुरू हो गई, बिना तार से एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश भेजने की होड़। इस रेस पे 2 लोग सबसे आगे थे, वैसे 3 थे, लेकिन तीसरे की कहानी थोड़ा आगे जाकर हम बताएंगे। अभी के लिए आप 2 पे फोकस कीजिए। इनमें से एक तो टेस्ला ही थे, जिनके बारे में अपन बात करते चल रहे हैं। दूसरे थे इटली के आविष्कारक गुइलेल्मो मार्कोनी, वही मार्कोनी जिन्हें हम बचपन से रेडियो के आविष्कारक के नाम से जानते आए हैं। मार्कोनी को यह ख्याति कैसे मिली? मार्कोनी 1891 से इस दिशा में काम कर रहे थे और ठीक इसी समय टेस्ला ने भी रेडियो ट्रांसमिशन में रुचि लेना शुरू किया। हालांकि एक अंतर यह था कि टेस्ला को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर भरोसा ही नहीं था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जैसी कोई चीज होती है, ये मानने में टेस्ला को 30 साल और लगे। इसके बावजूद 1895 में टेस्ला ने घोषणा कर दी कि वो अपने तरीके से एक रेडियो संदेश भेजकर दिखाएंगे। ये परीक्षण होता उससे पहले ही टेस्ला के लैब में आग लग गई, जिसमें टेस्ला का सारा पुराना काम जलकर राख हो गया, दशकों की मेहनत। ठीक इसी समय मार्कोनी हवा में रेडियो संदेश भेजने में सफल रहे और साल 1896 में लंदन में उन्होंने इस तकनीक का पेटेंट भी हासिल किया। मार्कोनी एक बड़े और संभ्रांत परिवार से आते थे, इसलिए जल्दी उन्होंने अपनी कंपनी भी खोल ली और बिजनेस भी शुरू करने के लिए हम यूएस में पेटेंट दाखिल किया। 10 नवंबर 1901 को दाखिल की गई इस पेटेंट अर्जी को पेटेंट ऑफिस ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के पेटेंट पर टेस्ला का हक है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। इधर मार्कोनी को आगे बढ़ता देख टेस्ला ने भी अपने परीक्षणों की स्पीड तेज की। हालांकि इस काम के लिए उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत थी। टेस्ला ने अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति जेपी मॉर्गन से मदद मांगी। मॉर्गन राजी हो गए और उन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख भी दिए। अपने परीक्षण के लिए टेस्ला ने 200 एकड़ का एक प्लॉट खरीदा। प्लान के अनुसार इस प्लॉट में 187 फीट का एक टावर बनाया जाना था, जिसके ऊपर 68 फीट व्यास का अर्धगोलाकार गुंबद बनाया जाता। 1901 में इस टावर का काम शुरू हुआ, लेकिन तभी टेस्ला को एक और बुरी खबर मिली। 12 दिसंबर 1901 के रोज मार्कोनी अटलांटिक महासागर के पार रेडियो संदेश भेजने में सफल हो गए। मदर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस कहेंगे हम इसे। वैसे इस काम में जिस डिटेक्शन उपकरण का इस्तेमाल हुआ था वो मार्कोनी की नहीं, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की खोज थी। नवंबर 1894 में उन्होंने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए माइक्रोवेव के अस्तित्व को साबित कर दिया था। कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल के गवर्नर सर विलियम मैकेंजी के सामने यह प्रदर्शन किया गया था। बोस ने बारूद में विस्फोट कर बिना तार की मदद लिए दीवार के पार एक घंटी बजाकर दिखाई थी। बाद में बोस ने बांग्ला में इस पर एक शोध पेपर भी लिखा। इसे नाम दिया गया अदृश्य आलोक। इसमें उन्होंने थ्योरी दी कि न दिखाई देने वाली ये तरंगें दीवार के आर पार जा सकती हैं, इसलिए इनका उपयोग कर बिना तार की मदद लिए संदेश भी भेजे जा सकते हैं। अटलांटिक के पार संदेश भेजने के लिए मार्कोनी ने जो डिजाइन बनाया था वो बसु के आविष्कार मर्क्यूरी कोहेनन विद टेलीफोन डिटेक्टर की तकनीक पर आधारित था। बसु को इसका श्रेय नहीं मिला, लेकिन 1899 में जेसी बसु ने अपने वायरलेस के काम करने के तरीके पर एक पेपर रॉयल सोसाइटी में पब्लिश करवाया, लेकिन बसु की डायरी खो गई जिसमें इस आविष्कार से जुड़ी सारी डिटेल थी। दूसरी ओर मार्कोनी ने बसु के आविष्कार के व्यावसायिक फायदों को समझ लिया और अपने बचपन के दोस्त लुइजी सोलारी के साथ मिलकर एक बेहतर डिजाइन बना लिया। मार्कोनी ने जो डिजाइन बनाया था उसमें बसु के साथ साथ टेस्ला के पेटेंट की चोरी भी शामिल थी। टेस्ला के एक इंजीनियर दोस्त ने जब टेस्ला को इस बारे में चेताया कि देख चोरी हो रही है, टेस्ला ने जवाब दिया, अच्छा आदमी है, तरक्की करना चाहता है, करने दो। वैसे भी अपने काम के लिए 17 पेटेंट तो वो मेरे ही इस्तेमाल कर रहा है। टेस्ला मानकर चल रहे थे कि चूंकि पेटेंट उनके पास है इसलिए उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता, लेकिन टेस्ला के साथ एक बार फिर वही खेल हुआ। 1901 से 1905 तक टेस्ला अपने टार के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ये देखकर जेपी मॉर्गन ने उनकी फंडिंग रोक दी। टेस्ला पर कर्जा चढ़ने लगा, मजबूरी में उन्हें अपना परीक्षण बीच रोकना पड़ा। उधर मार्कोनी की कंपनी ने ब्रिटेन में बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ ही साल में उनकी कंपनी का स्टॉक $3 प्रति शेयर से $22 प्रति शेयर पहुंच गया। अमेरिकी अरबपति एंड्रू कार्नेगी ने मार्कोनी की कंपनी में निवेश कर दिया। दिस इज बिजनेस वाली स्टाइल में दंदनाते हुए एडिसन आए और मार्कोनी से बोले, लो भाई हमारा पैसा भी इन्वेस्ट कर लो। इनके अलावा जेपी मॉर्गन भी मार्कोनी के साथ मिलकर हो लिए। ये सारे नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि आप हुज हू की बात कर रहे हैं उस दौर के। टेस्ला अकेले पड़ गए। इसके बाद लड़खड़ाते अंडरडॉग को किस्मत की एक और लात पड़ी। साल 1904 में पेटेंट कंपनी ने अचानक अपना फैसला बदलते हुए मार्कोनी को रेडियो का पेटेंट दे दिया। मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक बन गए इस तरह, और यही बात दुनिया को पढ़ाई गई। पेटेंट ऑफिस ने ऐसा क्यों किया
पक्के से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय था कि धंधे के हिसाब से टेस्ला के बजाय मार्कोनी ज्यादा फायदेमंद थे। पेटेंट चला गया, परीक्षण फेल हो गया, लेकिन टेस्ला अब भी मायूस नहीं हुए। सब्र का बांध उनका तब टूटा जब साल 1909 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई और वायरलेस टेलीग्राफी की खोज के लिए मार्कोनी को नोबेल दे दिया। आपने पेटेंट वहां दे दिया, उससे उनको कम बुरा लगा, लेकिन उन्हें लगा कि अगर कोई खिताब दिया जाना है किसी खोज के लिए, चूंकि मैंने पहले की थी इसलिए मुझे मिलती। इस बात से टेस्ला इतने नाराज हुए कि उन्होंने मार्कोनी की कंपनी पर केस कर दिया। इतनी बड़ी कंपनी से टकराने के लिए जो पैसा चाहिए था वो भी टेस्ला के पास नहीं था, लिहाजा केस घिसटता रहा। आखिर में साल 1943 में टेस्ला को न्याय मिला, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए रेडियो का पेटेंट दोबारा टेस्ला के नाम किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, फैसला आया उससे पहले टेस्ला की मृत्यु हो गई थी। इसके पीछे भी कोर्ट की भलमनसाहत नहीं, कुछ और कारण था। हुआ ये कि तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिकी सरकार ने रेडियो का उपयोग किया, वो भी मार्कोनी से बिना पूछे। मार्कोनी ने सरकार पर केस कर दिया यूएस की। इस केस में सरकार को बचाने के लिए कोर्ट ने रेडियो का पेटेंट वापस टेस्ला के नाम कर दिया कि ये इटालियन नागरिक या बिजनेसमैन के नाम नहीं है, ये तो यूएस सिटीजन के नाम है, या जो यूएस में काम कर रहा है उस व्यक्ति के नाम में जिसने इतनी खोजें की, इतनी सारी कंपनीज के साथ काम किया। टेस्ला के साथ देर से ही सही कुछ न्याय हुआ। हालांकि इसके बाद भी रेडियो के आविष्कारक के रूप में मार्कोनी ही जाने गए, मार्कोनी ही पढ़ाए गए। और भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने इस खोज का काम कम से कम आधा उनको क्रेडिट मिलना ही चाहिए था, उन्हें क्रेडिट मिलने में 100 साल से ऊपर लगे। 2012 में जाकर भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से सर जगदीश चंद्र बसु को रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फाउंडिंग फादर होने का श्रेय मिल पाया। तारीख का ये शानदार एपिसोड लिखा था कमल ने और कैमरे पे इसे असद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।